बहुत ही एक दुखद घटना पर चर्चा परिचर्चा के लिए हम आपके बीच आए हैं और कुछ सारण में क्या बिहार में और भारत में जो शराब की स्थिति है उसकी जानकारी मैं भी दूंगा और आप लोगों से भी जानकारी मैं लूंगा। तो ये मेरा आज का जो है एक राय है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा पेशेंस बना के हम लोग रखेंगे तो इस दुर्घटना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले कि मेरा आज का शीर्षक है सारण शिकार शराब का। सारण शिकार शराब का यही शीर्षक है। अब देखेंगे कि कैसे सारण शिकार है, भारत शिकार है और जो हमारे 80 अथवा 100 लोग आज नहीं रहे, वो केवल 100 ही नहीं है, 80 ही नहीं है, बल्कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्म के समय की कर्मभूमि जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और हमारे अनेक विद्वानों की भूमि पर एक ऐसी दुखद घटना घटी है, घट रही है, जिस पर बेहतरीन परिचर्चा का वक्त है। सबसे पहले मैं शराब का कुछ बात बताना चाहूंगा, फिर दुर्घटना पर आऊंगा। देखिए, शराब न को बंद हुआ था कभी और न बंद कोई कर सकता है। ये एक बेतुकी बात है, क्योंकि एक आदत है। मनुष्य स्वभाव से एक आलसी और विलासी प्राणी है। पहले मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य कम से कम काम करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना चाहता है। अब आते हैं हम प्राचीन काल पर। ऋग वेद में 9वां मंडल सोम के लिए समर्पित है, यानी वहां भी सोमपान की चर्चा है। जो लोग युद्ध के समय में अथवा युद्ध के बाद लौट कर आता था तो सोमपान करता था, जिससे शरीर के दर्द कम हो जाए और ऊर्जा मिले। जल्दी से आगे बढ़ते हम। अजात शत्रु अपनी सेना को मदिरा पान कराता था और घोड़े और हाथी तक को शराब पिलाए जाते थे, जिससे अच्छा परफॉर्म करे और लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। थोड़ा और आगे बढ़ते हम। नालंदा बौद्ध विहार की ये कुमारगुप्त ने बनवाया था और वहां भी बहुत से ऐसे शिष्य थे जिनके घर से यानी रूम से, आवासीय विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उनके रूम से शराब की बोतलें मिली थी और उन बच्चों को जब निकालने की बात आई, स्वयं वेनसांग लिखता है, निकालने की बात आई तो महिलाएं उसमें आगे आ गई और उन्होंने कहा कि अगर ये लड़का निकलता है तो हम सब भी हॉस्टल खाली कर देंगे। समझिएगा
केवल चिल्लाने से, चाहे विधानसभा हो या फिर मशरख में मीडिया कर्मी के माध्यम से अनेक समाज के लोग चिल्लाने वाले, ऐसे नहीं चिल्लाने से समाधान इसका है। समस्याओं को समझना होगा कि समस्या कहां है। आप थोड़ा देर प्रतीक्षा कीजिए, उन सब को मैं आपको डिटेल करूंगा और फिर आपसे भी परिचर्चा करूंगा, आपके विचार को भी मैं सुनूंगा। तो नालंदा जो महा विश्वविद्यालय था, वहां भी बच्चों के रूम से शराब पाया गया और जब निकाला जाने लगा तो महिलाएं विरोध कर दी, क्योंकि ये पी कर आएगा तो हम लोगों से मनोरंजन करेगा, इसलिए इसे नहीं निकाला जाए। और तो और बिंदुसार भी विदेशों से अंगूर की मीठी शराबें मंगाया करता था। इस बिहार की बात मैं कर रहा हूं, बिंदुसार कहीं और का नहीं था, अशोक का पिता था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, आजीवक पंथ उसने मान रखा था। इसके बाद के काल में हम देखते हैं कि औरंगजेब मदिरा के उत्पादन पर, सेवन पर और बिक्री पर रोक लगाया था। लेकिन स्वयं मनुची कहता है, अनेक विदेशी विद्वान कहते हैं कि उनकी शहजादियां भी मदिरा पान करती थी और वो अंग्रेजों से ही कई बार मदिरा मंगवाई थी। औरंगजेब की खुद पुत्री और पत्नियां भी, पुरुष तो छोड़िए, स्वयं औरंगजेब के सलाहकार जो थे, जो मुख्य काजी था, वह भी, जबकि इस्लाम में शराब पीना वर्जित है, वह स्वयं जो था जिंदा पीर कहलाता था, पांचों वक्त का नमाज पढ़ा करता था। उसके अपने जो थे प्रधान काजी, वह मदिरा पान करते थे और विदेशों से मदिरा लाया जाता था औरंगजेब के दरबार में, देश के मदिरा भी पीते थे। तो ये भौंदी मजाक है बिहार के लिए कि शराब पर प्रतिबंध लगा दो, इससे विकास होगा। भैया, गोवा में शराब लोग पीता है क्या पिछड़ गया है? दिल्ली में शराब पीता है पिछड़ गया है? पंजाब में शराब पीता है पिछड़ गया है? अमेरिका है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, रसिया है, क्या कोई स्पेन से लेकर हॉलैंड तक, नॉर्वे तक पिछड़ा हुआ कंट्री है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिहार में पता नहीं कितना ये पढ़ा लिखा राज्य है, कितना विकसित राज्य बन गया है कि यहां लोग इससे तौबा कर ले, एक कानून बना दिया गया और जबरन इस कानून को, डेट याद कीजिएगा, आप लोगों को याद होगा, 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। अब 5 अप्रैल 2016 को लागू हो गया और आज 16 दिसंबर 2022 को मैं आपके सामने आया हूं। घटना सोमवार के रात की है। मदिरा आता है, बिकता है और जो पीते हैं या तो अंधे हो जाते हैं या फिर चल बसते हैं। अब इसमें दुखद कितनी है ये मैं बताने जा रहा हूं और दोष कहां है ये भी बताने के लिए मैं आपसे अनुमति ले लिया हूं। आप लोग वेट कर रहे होंगे, आपने किसी ने विरोध नहीं किया है, इसलिए प्लीज समय निकालकर सुनिए। मैं नेताओं की तरह नहीं बात करता हूं, स्पष्टता, क्योंकि आज की राजनीति जात पात की राजनीति है, क्षेत्रवाद की राजनीति है, भाषावाद की राजनीति है, ऊंच नीच की राजनीति है और पैसे की राजनीति है। हम लोग भी राजनीति में हाथ आजमाते हैं, लेकिन उस टाइप की राजनीति नहीं करते जिस टाइप की आज राजनीति की दिशा बदली है। सब लोग एक एक लाश पर राजनीति कर रहा है, ये गलत है। लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे परिवार उजरा है, हमारा घर उजरा है और पूरे देश में हमारी बदनामी हुई है, विश्व में भी बदनामी की जो है ढोल पीट रहा है लोग। शर्म से हम लोगों के सिर झुक गए हैं
आप लोगों को बताने आया हूं कि किस तरीके से हमें अपने इस शराब के दोषी कहां हैं, कैसे हैं, वो थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले मैं एक चित्र बनाने आपको जा रहा हूं, थोड़ा सा उसको देखेंगे। ये हमारा इंडिया है और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया और ये आपका बिहार हो गया। अब आप देखेंगे बिहार में दो प्रकार के दारू आते हैं, एक बिहार से बाहर के और दूसरा बिहार के अंदर से। बिहार के अंदर से जो दारू बनता है, यहां समझने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार के बाहर से दारू आता है वो देखिए पश्चिम बंगाल से आता है, कुछ नेपाल से भी आ रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश से आ रहा है और कुछ झारखंड से आ रहा है। ये चार दिशाओं से बिहार में दारू आता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल। नेपाल के सीमाई क्षेत्र पर आप आश्चर्य करेंगे, देखेंगे जितना विकास हुआ है शराब बेचकर इस बिहार में, शायद उतना विकास पिछले 100 साल में नेपाल ने नहीं किया है। जितना उत्तर प्रदेश के बिहार के बॉर्डर पर विकास हुआ है, जो लाइन होटल नहीं चल रहा था, आज देखिए उन लोगों का तेल पंप हो गया है, क्योंकि वो लाइन होटल के नाम पर ट्रक से जो भी गाड़ियां हैं लाद लाद कर बिहार में भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीमा पर जो बिहार का क्षेत्र है वहां से भी शराब आ रहा है, झारखंड से आ रहा है। आप कैसे शराब को रोक लोगे? तो जो बाहर के राज्यों से शराब आ रहा है वह पका हुआ शराब है, उत्पादित इंडस्ट्री का शराब है, और जो लोकल यहां तैयार हो रहा है उसको कच्चा शराब कहते हैं। अब शराब का सूत्र आपको पता होगा, होता है C2H5OH। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनॉल। अब ये जो इथाइल अल्कोहल है, फिर से मैं लिख देता हूं थोड़ा सा साफ नजर आए, C2H5OH, जिसको हम लोग इथेनॉल अथवा इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर इस शराब को बिना जांचे कोई पीता है तो पहले तो कि उस शराब का कंसंट्रेशन कितना है। अगर ये बड़ी कंपनी बनाती है तो 40-45% इथेनॉल डाला जाता है, जैसे रम वगैरह होता है, 3X रम हो गया या फिर ब्रांडी हो गया या फिर अन्य विदेशी बहुत सारे शराब है, जमैकियन शराब है, ऑस्ट्रेलियन शराब है, बहुत सारे है। तो ये शराब पीने से नुकसान नहीं है, लेकिन बियर पीने से तो बिल्कुल नुकसान नहीं है, इससे फायदा होता है। बॉडी के हरासमेंट रुकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, माइनर रूप में लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में है वो भी थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा ब्रेन को भी रिलैक्स मिलता है। तो बहुत सारे इससे बेनिफिट्स है, नुकसान नहीं है। ज्यादा मात्रा में जब इसके हम आदी हो जाते हैं तो किसी चीज के, ज्यादा चीनी भी खाते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं, ज्यादा तेल भी खा लें तो परेशान होते हैं। तो ये चीजें जो है, लेकिन जो अभी लोगों ने लिया है, हमारे यहां जो बहुत सारे दुखद घटनाएं घटी है, वो है आपका CH3OH। CH3OH ये है मिथेनॉल। अब मिथेनॉल पीने से आंख अंधा हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। जितने लोग ये शराब पिए हैं उन सबके आंखों में जो है बेचैनी बढ़ गई, जलन होने लगा, दर्द हुआ, और धीरे धीरे इलाज करने के बावजूद भी दुखद घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको कुछ लोग जो बचेंगे किसी कारणवश इलाज से, या जैसे भगवान की कृपा से, परिवार की दुआ से, मेरी दुआ से, उनकी भी आंखें कमजोर हो जाएगी अथवा आंख चला जाएगा, क्योंकि ये जो आपके मिथेनॉल है ये बहुत ही हार्म करता है। जाड़े के दिन में कड़ा दारू बनाने के लिए ये अगर आप डालते हैं 10 लीटर में, 1 लीटर में 10 लीटर पानी,
तब ये इथेनॉल पीने लायक होता है। और इसमें जो है 1 लीटर में 30 लीटर 40 लीटर पानी मिलाकर और तब लोग बेच रहा है। सबको मुनाफा चाहिए आज के समय में, पता है। तो इसलिए लोग सोचता है कि जाड़ा का दिन है, ट्रक माल आया तो थोड़ा ज्यादा पानी मिलाकर उसको, और आज पहली बार ये नहीं आया है स्प्रिट, जिसको आप स्प्रिट कहते हैं, ये मिथेनॉल है, पहली बार नहीं आया है। लगातार इसकी खेप आता है और लोग पी रहे हैं। वह गलती हो गई है कि इस बार पानी ज्यादा नहीं मिलाया गया, कम मिला दिया गया, और इसलिए जो है ये दुर्घटना देखने को मिल रही है। ये खेल खेलने वाले लोग कोई साधारण नहीं है, मैं उनको भी उजागर करूंगा, और दोष कहां है, क्यों लोग खेल खेलता है, वो भी उजागर होगा आपके बीच में। लेकिन पहले मैं कहूंगा कि शराब पर जो प्रतिबंध है बेवजह है, बंद होना चाहिए। दिल्ली जैसा सरकारी जो है शराब के दुकान खोल दिया जाए, लोगों को रोजगार होगा, सरकार को राजस्व होगा, अच्छे कंपनी के शराब बिकेंगे, और इस तरीके से जिनको जरूरत है एक लिमिटेशन में ही शराब दिया जाए, देने का समय हो, धार्मिक स्थल पर नहीं पिएंगे, बारात में पी के नहीं जाएंगे, सभा स्थल पर पीकर नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं पिएंगे, कॉलेज में नहीं पिएंगे, अस्पताल में नहीं पिएंगे, सरकारी कार्यालय में भी नहीं पिएंगे, थाना में नहीं पिएंगे। ये सब कुछ प्रतिबंध सरकार लगा दे अलग है, लेकिन बाकी पीने से पूरी तरह प्रतिबंध बिहार में लगाना मेरे समझ से ये उचित नहीं था। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस पर और राज्य सरकार को समझा चुका हूं, लेकिन राज्य सरकार पता नहीं कितने बड़े बड़े विद्वान और कितने बड़े बड़े सलाहकार अपने पास रखती है, ये मेरे समझ से परे की बात है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम लोग कोई कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, मेहनत किए हैं, अध्ययन किए हैं। हम लोगों से कम पढ़ने वाला लोग आरक्षित वर्ग में आने के कारण आज जिला संभाल रहा है और आज संभाल रहा है, और हम लोग ज्यादा अंक लाकर भी और आज 2-2 रोटी के लिए तड़प रहे हैं। तो ये आरक्षण की पद्धति की दोष है, या हम जनरल में आने के लायक भी नहीं थे, मेरी कमजोरी रही होगी। लेकिन कम से कम सरकार को हम लोगों के बातों को मानना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा सा हम नीतीश जी के बारे में भी चर्चा करेंगे, वर्तमान सरकार की भी चर्चा करेंगे, और पूरी विधि व्यवस्था की चर्चा बिल्कुल निर्भीक रूप में करेंगे, अच्छे सरल शब्दों में उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आप। तो ये आपने देखा कि शराब के जो स्थितियां हैं, ठीक इसी ढंग से ये आपने देखा कि ये शराब है आपका। अब रही बात जो यहां शराब तरह तरह से बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग चुआट कहते हैं, तो चुआट आजकल नहीं बन रहा है। पहले था कि महुआ को गर्म करके और वाष्पीकृत किया जाता था, भाप से बनता था, और भाप से बना हुआ जो है दारू पीने पर कोई ज्यादा हानि नहीं करता था। अब तो क्या किया जा रहा है, जो गांव में बन रहा है, ड्राम में कार्बाइड डाल दिया जा रहा है, यूरिया डाल दिया जा रहा है, थोड़ा मीठा डाल दिया जा रहा है, और महुआ भी मिला तो डाल दिया जा रहा है, और बस खौलाकर छान कर और फिर पैकेज बना के सेल होता है। तो बताइए क्या इस प्रकार के दारू नुकसान नहीं करेगा? जो आपके उसको वाष्प बनाकर अगर बनता चुआट भी, तो शायद उतना, प्लस लेबोरेटरी में जांच होता, कितना हार्म कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, कार्बाइड वगैरह ये सब कितना हानिकारक चीज है, ये सबको पता है। और जो बाहर से भी आ रहा है, तो वो भी वो कंपनियां भेज रही है जो हाईली कंसंट्रेटेड वाइन है, जिससे कम से कम सीसी यहां आ सके, ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमाया जा सके। तो इस तरीके से जो देश, अपने राज्य के अंदर के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, ये दोनों गैर कानूनी ढंग से कमा रहे हैं। अब इसमें जो वर्तमान में ये दुर्घटना घटी है, और भविष्य में भी अगर नहीं ध्यान दिया गया तो घट सकती है, पहले भी हो सकता है, बहुत सारी घटनाएं घटी है, घट रही है। उसको रोकने के लिए जो मैंने बताया कि शराब को एक लाइसेंस के अंतर्गत अनुमति दे देना चाहिए, और सिस्टमेटिक सप्लाई सिस्टम 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। लिमिटेशन, एक आदमी को महीने में 27 बोतल से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जो दिल्ली के रूल है उसको फॉलो कीजिए, और मुझे विश्वास है कि 1-2 छोटी मोटी दुर्घटना ही होगी, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, बाकी प्रशासन है संभाल लेगा। दूसरी चीज, सब लोग मांग कर रहा है कि नीतीश जी दोषी है।
क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री चाहेगा, बिल्कुल दिल से पूछिएगा आप लोग, गलती बस इतनी है नीतीश जी की कि उन्होंने जिद पर ये एकदम रुके हुए हैं, ये संभव नहीं है। बाकी क्या कोई मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य का एक भी आदमी डेथ करे? कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। और अपने बिहार के आदमी ये बहुत दिलेर होते हैं, महात्मा बुद्ध के लोग माने राज्य के हैं, यहाँ बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। इसलिए नीतीश जी भले जोश में विधायिका में आकर बोल दिए होंगे कि पिएगा नहीं तब मरेगा नहीं, यानी उनके सेंटिमेंट को थोड़ा सा बुरा लगा है। हड़बड़ी में विपक्ष को शांत करने के लिए उनके जब भी 2-2 दिन स्टेटमेंट आया है मैंने सुना है, लेकिन उनको इस पर मंथन करना चाहिए। और मुख्यमंत्री कोई नया नहीं बने हैं, वो कई बार शपथ ले चुके हैं, सत्ता चला रहे हैं। उनको इस पर मर्माहत होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। इस प्रकार के लैंग्वेज एक चीफ मिनिस्टर को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों पर जनता ध्यान देती है, मीडिया ध्यान देती है, दूसरे राज्यों में प्रभाव पड़ता है और नए आने वाले नेता भी उसी लैंग्वेज के प्रयोग करते हैं। तो ऐसा जोश भी नहीं चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा गलती किया है जोश में बोलकर, हाँ, लेकिन उनकी दुर्भावना ये नहीं है कि लोग मर जाए, ऐसा वो भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई षड्यंत्र भी नहीं किया है इसमें कि हम कहें कि पाकिस्तान कर दिया, चीन कर दिया, कोई आतंकवादी कर दिया, कोई सरकार को बदनाम करने के लिए कर दिया। ऐसा किसी ने, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस टाइप से कर सके। मिथेनॉल पहले भी आता था, ये खेपाया है और आगे भी आएगा, ये मानने वाला नहीं है मिथेनॉल। इसको इस कड़ा दारू होता है, इसमें ज्यादा पानी मिलाकर लोग पीते हैं, बड़ा तीखा लगता है और बहुत जल्दी नशा करता है। ऑक्सीटॉक्सिन डालकर लोग पी रहा है महाराज, वो जो भैंस को इंजेक्शन 12-13 लाख का दिया जा रहा है। यहाँ गजब गजब की नशा करने की आदत है। इसी कारण से दारू पर रोक लग गया तो बिहार चरस का अड्डा बन गया है, अफीम का अड्डा बन गया है, हेरोइन का अड्डा बन गया है, कोकीन का अड्डा बन गया है, गांजा भांग सब पी रहे हैं बच्चे। तो ये समझने की आवश्यकता है, मदिरा जो है को लाइसेंस के अंतर्गत एक सिस्टम से कितना प्रतिशत उसमें अल्कोहल रहे, चिकित्सकों के परामर्श से, मनोवैज्ञानिकों के परामर्श से, सामाजिक वैज्ञानिकों के परामर्श से, तब जाके कमेटी बनाकर किस मात्रा में इसको लागू किया जाए, ये जरूर कानून पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब रही बात आपको थोड़ा सा दोषी कहां है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा हूं कि दोषी कौन है। आप सब कहेंगे डीएम साहब दोषी है, एसपी साहब दोषी है, डीएसपी दोषी है, थाना दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है, कहेंगे। ऐसा कोई नहीं है। दोषी बस 2 बॉडी है जो यहां मैं थोड़ा सा मिटाकर बताऊंगा। यहां सबसे पहले मैं कहूंगा राजनेता, ठीक है, और दूसरा दोषी है हमारी न्याय व्यवस्था। देखिए, इस पर किसी को हिम्मत नहीं है कि दोष लगा सके, किसी को हिम्मत नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तो मैं बता रहा हूं। अब गलती हो रही है तो भाई हो रही है, हम क्या करें इसको। सच्चाई यही 2 जगह बीमारी है, और ये जब तक नहीं सुधरेगा तब तक न पुलिस से अपराध कोई भी रुकने वाला यहां है, न मुख्यमंत्री से रुकने वाले हैं, न हमारे मंत्रिमंडल से रुकने वाला है। क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। मान लीजिए कि ये थाना है, ठीक है, आपका थाना हुआ, और यहां पर जो है आपके थानाध्यक्ष महोदय कुर्सी लगाकर डटे हुए हैं, ठीक है, और थाना के चारों तरफ जो है आपके फोर्स है, फोर्स लगी हुई है, और इस फोर्स को कहा गया कि इस स्थल पर दारू बिक रहा है, आप जाइए इसको पकड़िए। जैसे ही ये दारू वाला को पकड़ रहा है, इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हमारे नेताजी का फोन आ जा रहा है। कहां पर? हमारे दरोगा जी के पास। कहीं भी एक भी दारू वाला अगर पकड़ा जाए
तो तुरंत या तो मुखिया जी फोन कर देंगे या फिर आपके विधायक जी फोन कर देंगे या हारा हुआ नेता फोन कर देगा या जीता हुआ नेता फोन कर देगा या मंत्री फोन कर देंगे। मैं गारंटी देता हूं कि 100 में 100% यदि दारू वाले कहीं भी पकड़ा जाए तो पकड़ने वाले का पास फोन तो पहुंचेगा ही। सबसे पहले किस थाना से छापा पड़ा है, ये थानेदार साहब को फोन आएगा और थानेदार साहब को जो फोन आएगा तो धमकी भरा ही आएगा। का दरोगा जी आपको रहना है कि लाइन हाजिर करवा दिया जाए। बताइए, बेचारा दौड़ कर, धूप कर, कूद कर, फान कर, रात दिन आंख को काला करके निकाला है, वो क्या वर्दी नौकरी बचाए आखिर फिर शराब के लिए वो बताइए कि अपनी नौकरी गंवाए। एकदम फोन आना है। देखिए, खिसियाइएगा मत आप लोग, आप जरूर सुनकर कहेंगे कि नहीं बचा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं कि पुलिस और दरोगा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो यहां पर बैठे हुए हैं एसपी साहब, इनके पास फोन आएगा, सर देख लीजिए फलना थाना का जो एसओचओ है, प्रभारी है, वो देखिए मेरे आदमी को पकड़ लिया है, आप जल्दी से जल्दी रिहा कराओ और वरना हम वहां पर मंत्रालय से तुरंत क्वेश्चन करवा देंगे, तुम्हारा सारा फाइल चेक करवा देंगे, तुम्हारे फाइल चेक करवा देंगे कहां कहां गड़बड़ किया है। और नहीं मानोगे तो एक हरिजन एक्ट एसपी साहब पर लदवा देंगे, महिला का रेप केस करवा देंगे, नेता ऐसी धमकी देता है, कहीं ना कहीं से फंसवा देंगे एसपी साहब। इसलिए आप जो है बिल्कुल सतर्क हो जाओ। उस एसएचओ को बोलो कि वो जो पकड़ा है शराब उसको घटाकर 2000 लीटर को 20 लीटर कर दे या 2 लीटर कर दे कि 2 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। अगर पकड़ ही लाया है, फाइल मेंटेन कर लिया है तो 20 लीटर कर दिया है तो उसको और कम करवाओ, उसको फाइनल रिपोर्ट में कहो कि 2 लीटर। तो ये एक सबसे बड़ी फॉल्ट है, चाहे वो हारा मंत्री विधायक हो, जीता विधायक हो या फिर आपका कोई नेता, मुखिया हो, वार्ड हो या उनके चमचा हो, बेलचा हो, जेसीबी हो, इस सब निश्चित ही फोन करता है साहब, आप सबको पता होगा। और इस तरीके जितना जिसको दम है वो दम लगाकर और एकदम थाना को हिला के रख देता है। दूसरी मैं बात बता रहा हूं, मैंने ये राजनेताओं की दोस्त है, और छूट जाने के बाद बाहर लौटता है और कहता है मैंने तुम्हें छोड़वा दिया। अब ऐसी स्थिति में उस नेता को वोट भी बढ़ जाता है। चुनाव के दौरान वो कह दे अगर कि फलना जगह कर्जालय खुल रहे हैं, कर्जालय खोल दो, कर्जालय खोल देगा, 2 गाड़ियां भेज दो, 2 गाड़ियां चुनाव में आ जाती है। तो इस ढंग से ये शराब वाले जो है बजाबते राजनेताओं को अपने पकड़ में रखते हैं। ऐसे उनको हिम्मत ही नहीं है कि वो दारू को काट सके या दारू को कटिंग, क्या बोलते हैं उसको जी, टैंकर, दारू के टैंकर मंगा सके और कटिंग कर सके। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ छपरा की घटना मैं बता रहा हूं, फिर न्यायपालिका का भी चलूंगा। तो एक हमारे बहुत अच्छे यहाँ के दरोगा थे, शायद अमित जी नाम था उनका, और उन्होंने एक टैंकर पकड़ा और शायद 1-1.5 सप्ताह में वो मरौड़ा थाना के आसपास 1-1.5 सप्ताह में उनको लाइन हाजिर किया गया और फिर वहां जा रहे थे और किसी ने कहा कि अनजाने में उनको और मार दिया गया। अब बताइए कि जहां दरोगा की हत्या हुई, हत्या के वास्तविक कारणों की आज तक जांच हुई, दोषी को फांसी हुआ, दरोगा के जब गोली मार दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता है यहां पर, कौन दरोगा जाएगा गोली खाने के लिए? कौन पुलिस सस्पेंड होने जाएगा? थोड़ा बताइए। पुलिस के मर जाने के बाद इस राज्य की जनता क्या गई है? बेचारा नौकरी जोगाता है। तो इस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा दोषी है। मैं मानता हूं पुलिस हो सकती है 2% दोषी हो, ज्यादा नहीं हो। 2% लोग घुसा है, वो नेचर है आदमी का, लेकिन 98% अभी भी हमारी सुरक्षा और हमारे लोगों की सुरक्षा पुलिस ही करती है। 12 बजे रात को भी एक्सीडेंट हो जाए पुलिस आ जाती है, 2 बजे रात को भी अगर घर में आग लग जाए, एम्बुलेंस का या अन्य का फोन नहीं मिलता, पुलिस तुरंत हम लोग थाना फोन लगाते हैं, हाजिर हो जाती है। कहीं भी किसी भी समस्या में
गाड़ी पलट जाए, टेम्पू पलट जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, बलवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ लेन देन उनके द्वारा किया जाता है, वो अलग तरीका है, लेकिन सुरक्षा पुलिस ही देती है। आज भी वहां पुलिस ही सुरक्षा दे रही है, लोगों को पुलिस ही व्यवस्था दे रही है। तो केवल पुलिस पर यह ठिकरा फोड़ देना, पुलिस है ही कितना, हमारे पास अभी भी कम से कम 60,000 पुलिस की कमी है। आबादी बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सूचनाएं बढ़ रही है, लेकिन पैसे सरकार के पास कम होने के कारण या जिस कारण से भी जितनी पुलिस स्टाफ की आवश्यकता है उतनी पुलिस अभी भी बिहार में नहीं है। इसलिए कम पुलिस से ज्यादा ड्यूटी लिया जाता है, और वो इतना भी ड्यूटी कर रहे हैं तो काफी कर रहे हैं। उन लोगों को न खाने का समय है, न सोने का समय है, न पीने का समय है। अपने परिवार से कोसों दूर रह के अपने जान को हथेली में लेकर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर उनकी किसी कारणवश शहादत हो जाती है तो कोई भी जनता उनके शव को भी उठाने नहीं जाता है। ये स्थितियां पुलिस को ही पुलिस बचाती है। एक बार पब्लिक मूवमेंट हो जाए तो देखिए फिर पुलिस की दशा कितनी खराब लोग कर देता है। इसलिए मेरा मानना है कि केवल उनके माथ पर ठिकरा फोड़ देना ये मतलब ठीक नहीं है। हाँ, ये दोषी है, ये पूरी की पूरी तरह राजनेता दोषी है। अब उनको नियंत्रित जनता कर सकती है। जो दूध भैये बने हुए हैं एकदम सफेद सफेद वस्त्र पहनकर, वे कितने खत्म हैं, कितने डेढ़ है, उनके चमचे किस तरीके से उनको वोट दिलवाते हैं, ये आप खुद जानते हैं और सब लोग जानता है। खैर आगे आइए। अब थोड़ा सा मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, न्यायपालिका के बारे में मैं बताया हूं। ये एक बहुत बड़ा रिस्की काम मैंने किया है कि ये कैसे थोड़ी सी दोषी है। देखिए, अगर कोई पुलिस केस बनाकर, जैसा कि मैं जानता हूं और देखा भी हूं, अगर किसी शराबी को आप पकड़ कर ले जाते हैं तो पता है, कहना नहीं चाहिए, केस एंट्री करने के लिए वहां डटाई होता है। कितनी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समझ लीजिए। कहां पकड़ा, कैसे पकड़ा, कितना शराब था, पहले क्यों नहीं पता लगा, पूरा फाइल मेंटेन करके लाओ। और मैं जज साहब को तो दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था है कि एक शराबी को पकड़ने के बाद इतना रुपया दरोगा जी अपने पॉकेट से देकर तब वहां पर उपस्थित करवाते हैं कि इसको जेल भेजा जाए। ये बिल्कुल सच्चाई है, सब लोग जानता है, चाहे वो जो लेता हो। अब कौन लेता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि किसी भी एक शराबी को न्यायपालिका में अगर आप ले जाता है, कोई भी दरोगा आईओ ले जाता है, तो जेल भेजने के लिए फाइल सब तैयार करने में, कागज कॉपी भाड़ा से लेकर उसको आने में और यहां से जेल तक पहुंचाने में 2000 रुपया का एक शराबी को भेजने में खर्चा है। क्या राज्य सरकार वो 2000 रुपया देती है? सभी पुलिस लोग गलत तरक तरीके से कहीं से भी व्यवस्था करके क्या करें, मजबूर है, और फिर इस चीज को उठाते हैं। दूसरी चीज रही कि यहां पर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन अटपटा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहां पर ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, अच्छा वकील रखकर और फिर अच्छे वकील रहकर, वकील का तो भाई प्रोफेशन है, वकील क्या कर सकते हैं, वो तो जिसके जो भी उनको पैसा देगा उसका पक्ष रखेंगे। तो अच्छे वो शराबी बेचने वाले लोगों के पास पैसा है, तो वे करते क्या है कि बड़े बड़े वकील रखकर और फिर इस न्याय व्यवस्था को जो है अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपने दलील से, अपनी योग्यता से, पैसे से नहीं। वहां पर जुडिशियरी को एक्शन लेना चाहिए, कड़े एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो वकील होते हैं वो डबल ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद और प्लस सीनियर से बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस हो जाने के बाद जब वो कोर्ट में उतरते हैं तो वे रहते हैं, और दूसरे तरफ आपका एक तरफ वकील और दूसरे तरफ आपका दरोगा या आईओ।
अब बताइए दरोगा कितना पढ़ा लिखा है, बीए बीएससी बीकॉम होता है, और ये कितने होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो एक आपको सिंगल ग्रेजुएट दरोगा या आपका इंटरमीडिएट पास सिपाही जो आईओ हो गया है, वह केस को जो है एक डबल ग्रेजुएट व्यक्ति से बहस करता है जो बहुत बड़ा अनुभवी है। इसके सामने लिखा हुआ जब आता है तो वैसी स्थिति में सरकारी वकील उतना केस अच्छा नहीं लड़ पाता। आपको पता होगा, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो जो ये वकील होते हैं वो पैसे वालों के वकील होते हैं, और पैसे वाले के वकील कभी भी बड़े होंगे। अब बड़े वकील चाहे जो भी मौकिल जाए, उनका प्रोफेशन है, अपना पक्ष रखेंगे तो बेल हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर शराबी का बेल हो जाए, जो शराब बेच रहा है, ध्यान रखेंगे, शराब व्यवसायी अगर छूट जाता है तो बताइए क्या फिर व्यवसाय वो नहीं करेगा? वो जानता है कि मेरे पास पैसे हैं, अतः हम आसानी से एक अच्छे अधिवक्ता को रखकर अच्छी दलील लिख देकर और मैं वंचित हो सकता हूं। तो एक तो राजनेता उनको संरक्षण देते हैं, और दूसरा कि न्यायपालिका कोई विशेष दंड का प्रावधान नहीं करती। इस केस में अगर भले ही केस लिखने में हमारे आईओ को कोई दिक्कत हो, उतने कानून की जानकारी नहीं हो, थाना अपराध को पकड़ने में लिखने में परेशान है, एकदम से बहुत सारे लोड थाना पर है, हो सकता है कहीं किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाए, तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका को स्वयं इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और कड़े एक्शन लेना चाहिए। जब कड़ा एक्शन लेगा तो निश्चित ही वह थाना के द्वारा लिखे गए, इतनी जरूर न्यायपालिका के पास बुद्धि और विवेक है, अनुभव है कि वो जांच सके कि क्या थाना ने फंसाया है या सच्चाई है। अगर थाना फंसाया है तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका बरी कर दे। कई बार ये भी होता है कि राजनीतिक दबाव वगैरह में आकर किसी, अब मैं ही हूं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी राजनेता को बुरा लगे और 2-4 लीटर 10 लीटर शराब मेरे घर में रख दे और रख के फंसा दे कि एमके सिंह के घर से जो है 10 लीटर शराब बरामद हुआ। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अच्छे लोगों को जो शराब में बिल्कुल शामिल नहीं है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, इतना तो जरूर परख न्यायपालिका रखती है, तो वो उनको बेल दे सकता है। लेकिन जो इस व्यवसाय में शामिल है, उनको छोड़ने से वो और व्यवसाय करेंगे। तो मेरा ऐसा कन्फर्म मानना है कि राजनेता और हमारी न्यायपालिका इन दो के करे। राजनेताओं को तो बिल्कुल एक भी फोन थाना में न करें, और एक भी अगर किसी की पैरवी के लिए दबाव, राजनेता का काम है सीधे विधायिका में जाकर चर्चा करे, कानून बनाए, जनता को अच्छे रास्ते पर ले चले। थाना में क्यों फोन करेगा वो? तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए एकदम, चाहे प्राइवेट फोन हो चाहे कोई हो। और दूसरा कि किसी भी व्यक्ति के ट्रांसफर का अधिकार जो पूरी की पूरी तरह दे दिया जाता है कि जो कह दे हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं और आपके इस राजेंद्र बाबू की धरती पर, जयप्रकाश नारायण की धरती पर, इतने महान महान विभूतियों की धरती पर अगर इस प्रकार की दुर्घटना होते रहे तो निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है, और आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा कि हम सबों के रहते हुए भी अपराध पर नियंत्रण नहीं लग रहा है। अब रही बात शराब बेचने वाले कितने दोषी हैं, मैं थोड़ा वहां चलता हूं लेकर आपको। ये मैंने दो आपको जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप मंथन करेंगे, आपके विचार को भी मैं सुनूंगा। शराब व्यवसायी, ध्यान रखेंगे, जो शराब व्यवसायी है, ध्यान रखेंगे, इसमें दो प्रकार के शराब व्यवसायी है। एक है मजबूत, ठीक है, और एक है मजबूर। जो मजबूर है वो दुकान खोल के कहीं बैठा है, झुग्गी में, झोपड़ी में, चिमनी पर, भाठा पर, कहीं भी। अब जो बड़ा व्यवसायी उसको ला कर दे दे, अगर वो अच्छा दारू देगा तो अच्छा बेचेगा,
खराब देगा तो खराब बेचेगा, उसको तो बस बिचौलिया है, उसमें से थोड़ा सा मुनाफा उसको मिल जाएगा। अगर 10 रुपये का पाउच एक दे रहा है तो झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब हैं वो उसे 20 रुपया बेचकर 10 रुपया कमा लेते हैं। तो मैं मानता हूं वो दोषी नहीं है। हालांकि अपराध है, गलत चीज नहीं बेचना चाहिए, लेकिन वो मजबूर है, वो पेट के लिए बेचारे कुछ भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो दारू के केवल एक माध्यम है, जो बड़के टैंकर पर ला रहा है वो दोषी है कि वो कैसा शराब लाया, क्यों लाया। और ये तो एक माध्यम, एक जगह है जो पीने वाले तक उपलब्ध करा देता है। तो इसलिए जो मजबूर है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, किसी कारणवश छोटे छोटे दुकान लेकर है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन सजा केवल इसको अगर दिया जाए तो भी उचित नहीं है। सुने इस दुर्घटना के बाद 10-12 ऐसे गरीब लोगों को उठा लिया गया है जो शायद बहुत ही मजबूर है, और वो बेचारे 2-4 रुपया मुनाफा के लिए पर पैकेट काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, पीटे जाते हैं, जेल जाते हैं, बस उनका यही काम है, और फिर बेल कराएंगे, आ जाएंगे। वो एक गरीब दोषी नहीं है। हाँ, जो इसमें मजबूत है, जो किसी को भी ट्रांसफर कराने, डिमोशन कराने, हत्या करवा देने की ताकत रखते हैं, उनके पास ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स है कि हमारे जैसे आदमी को चुटकी में उठा लेंगे, चुटकी में ठोक देंगे। उन लोगों को नियंत्रित करने की सरकार की आवश्यकता है कि ऐसे लोग जो है, जो मजबूत है, जिनकी पकड़ नेपाल तक है, जिनकी पकड़ यूपी तक है, जिनकी पकड़ बंगाल तक है, जिनकी पकड़ झारखंड तक है, वो बाहर से जो माल मंगा रहे हैं, अगर उनको लगाम लगा दिया जाए तो जब बड़े बृहद स्तर पर माल आएगा ही नहीं, तो ये छोटे मजबूर लोग बेचेगा कैसे? माल आना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध उस पर लगना चाहिए। अब रही बात, थोड़ा सा पीने वालों को मैं बता रहा हूं कि दोषी लोग कह दिया है, या हमारे मुख्यमंत्री ही लिख दिए हैं कि, या बोल दिए हैं कि शराब पीने वाला, यानी कि पीने वाला दोषी है, उनका कहना है पीने वाला दोषी है। ये मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि पीने वाला दोषी है। वो मजबूर होता है, दिन भर मेहनत करता है। अब मान लीजिए मैं चाय नहीं पीता था बचपन में, 1995 में मुझे बहुत नींद लगती थी और सिर में दर्द होता था। डॉक्टर ने, जो सफदरजंग है, मुझे राय दिया कि आप ऐसा करो, थोड़ा योगा करो, दौड़ो। दौड़ने से हरासमेंट होता था और फिर वैसी स्थिति में मैं पढ़ नहीं पाता था। तो फिर उन्होंने कहा कि चाय पीते हो? हमने कहा नहीं। तो एक कप चाय सुबह पी लेना, एक कप शाम को पी लेना, फिर नींद थोड़ी सी कम लगेगी और सिर में दर्द कम रहेगा। अब मुझे चाय की आदत हो गई है, मैं अब चाय छोड़ नहीं सकता हूं। तो इस तरीके से अब तो चाहे मुझे सरकार अगर प्रतिबंध लगा दे कि बिहार में कल से 5 अप्रैल 2016 से चाय नहीं मिलेगा, गजब। तो भाई मैं तो कहीं से पीऊंगा ना, मैं चुरा के भी चाय आएगा, लकड़ी के बुरादा का चाय आ जाए उसको भी गर्म करके हम पी लेंगे, क्या करेंगे? मैं तो मजबूर हूं, मुझे तो चाय चाहिए भाई किसी तरीके से। तो वही चीज है कि जब आदत पड़ गई है बिहार के लोगों को मदिरा पीने की, तो आपको नहीं चाहिए एकाएक रोकना। उनको कहीं से मिलेगा, वो पिएंगे। दूसरी रही कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो दिन भर शारीरिक श्रम करते हैं, करने के बाद शरीर में थकावट हो जाती है। घर में आते हैं, पारिवारिक क्लेश, संसाधनों की कमी, मनोरंजन का अभाव, अमीरी और गरीबी का अंतर, सामाजिक अंतर, ये सब उनके मन को कुंठित करता। एक तरफ देखते हैं कि कोई जो है आपको फॉर्च्यूनर से चल रहा है और उनके टूटी साइकिल के चेन पर कवर भी नहीं है, उनके धोती में, लुंगी में चेन फंस जा रहा है, तो बेचारे चैन चरा रहे हैं, तब तक फॉर्च्यूनर से उनके पड़ोसी जा रहा है, तो मजदूर दुखी होते हैं। अतः अगर उनको थोड़ा सा भी मिल गया तो आसानी से वो भी समझते हैं कि मैं भी भारत का राष्ट्रपति हूं, इसलिए पीते हैं। बहुत सारा मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक श्रम का दबाव होता है, इसको समझने की आवश्यकता। तो हम उन गरीबों को दोषी नहीं ठहरा सकते, मजदूरों को दोषी नहीं ठहरा सकते जिन्होंने मदिरा पी लिया। उनके भावनाओं को लोग नहीं समझ पाता,
हम तो कुछ ऐसे मजदूर को जानते हैं जिनको अगर शराब नहीं दिया जाए तो रात भर जगे रह जाते हैं और सुबह उन पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, छटपटाने लगते हैं। अगर उनका ट्रीटमेंट सरकार घूम घूम कर दिया रहता इतने दिनों में तो वो मदिरा क्यों पीते, लेकिन ऐसा तो नहीं कर पाए। अब उनको अगर नहीं मदिरा मिलेगा तो आउट ऑफ बिहार जाके पिएंगे, ज्यादा कड़ा प्रतिबंध लगाएंगे आप। तो मुझे एक घटना याद है कि दिल्ली में एक बार हरियाणा में प्रतिबंध लग गया कि हरियाणा में शराब नहीं बिकेगा, और जितने लोग मैक्सिमम हरियाणा जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं वो दिल्ली में ड्यूटी सुबह में निकलते हैं करते हैं और शाम को फिर हरियाणा लौट जाते थे। तो वहां के महिलाओं ने आंदोलन कर दिया कि नहीं, शराब बिकना चाहिए। हर जगह महिला कहती है शराब नहीं बिकना चाहिए, लेकिन हरियाणा के महिलाओं ने कहा कि शराब बिकना चाहिए, सड़कों पर उतर आई। तो फिर हुआ कि क्यों शराब बिकना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पति जो लोग गए हैं बाहर कमाने के लिए, हमारा बेटा गया है, हमारा देवर गया है, हमारा पति गया है, वो दिल्ली में ही डेरा ले लिया है। इसलिए डेरा ले लिया है क्योंकि दिल्ली में शराब फ्री है, मिलेगा, पिएगा, और वो कभी कभी महीने में आएगा। अब वो सारा पैसा दिल्ली में शराब पीने में उड़ा दे रहा है, घर नहीं आ रहा है, घर के सब काम धंधा से उसको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली में ही किसी से ब्याह शादी मत कर ले, ये डर है, इसलिए शराब हरियाणा में बिकना चाहिए। हरियाणा सरकार इस चीज को संज्ञान ली और हरियाणा में शराब का परमिशन दे दिया गया। तो आप खुद समझो कि आप नहीं देख रहे हो कि अब बिहार पुलिस में लड़के ड्यूटी करना नहीं चाहते। मेरे ही विद्यार्थी यूपी पुलिस भरते यूपी में करते हैं। हमने पूछा क्यों यार, क्यों करते हो? एक वो कहते हैं शराबियों के पीछे भागने से निजात, उसका केस लिख कर कोर्ट में पीले है ले जाइए पकड़ के, देह पर थूक देता है, उससे निजात। तीसरी चीज है जज साहब के पास बार बार कहां पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या मिला, कितना बोतल था, तो ये एक निजात। और तीसरी की तनी मैं भी लेता हूं तो यहां मिलेगा नहीं, इसलिए यूपी में फ्री पिएंगे एकदम से। तो बिहार पुलिस भी निकला था, यूपी पुलिस भी निकला था, बिहार पुलिस छोड़ के यूपी पुलिस ज्वाइन कर गया। आश्चर्य। हमने कहा यार अपने राज्य में रहोगे, सेवा करोगे। बोला नहीं 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 ना बाबा, हम बिहार में सेवा नहीं करेंगे, हम जाते हैं यूपी में। किसी माफिया को पकड़ेंगे, ठोक देगा, कुछ बोलेंगे सस्पेंड करवा देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, कोई साधारण चीज नहीं है 100 आदमी का मरना। एक बहुत बड़ी दुर्घटना है इस आधुनिक काल में कि क्यों हुई। इसमें यह नहीं कहेंगे कि नीतीश जी दोषी है, उनकी सोच अच्छा है। उन्होंने बिहार में बहुत सारे अपराध को रोकने में इस शराब को बंद करके किया, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर होता तो ज्यादा बेटर था कि कौन सी शराब हो, कितनी मात्रा में हो, किस तरीके के हो, और अगर लाइसेंस सिस्टमेटिक दिया जाए, पब्लिक को दिया ही नहीं जाए, इसमें स्टाफ बहाल किए जाए, वहां पर बिल्कुल सरकार शराब के फैक्ट्री यहां खोले जाए, उस शराब को वहां मंगाया जाए, और जैसे आपके छोटे छोटे बेचने के केंद्र है, पब्लिक को बहाल करके और वो बेचवाया जाए, उसमें परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाए कि बेचने वाले को 1% कमीशन या 2% कमीशन मिलेगा, ताकि समय से खोलेगा, समय से बंद करेगा। बिक्री के जैसे आपको बैंक वगैरह है दे देता है टारगेट की, इतना टारगेट आपको पूरा करना है, तो लापरवाही नहीं होगी। लेकिन निजी हाथों में अभी भी ना दे, एकदम सरकारी हाथों में रखे, सरकारी इसके शॉप खुले। और जो इन लोगों के साथ दुर्घटना हुई है बाबू, सब कमाने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप बताओ कि जो भी इसमें मरे हैं वो मजदूर है और मजबूर है, ठीक है? क्योंकि कच्चा शराब वही पीता है जो मजबूर हो और मजदूर हो। अब रही बात, शराब वही पीता है जो कमाने वाला है, क्योंकि पैसे उसी के पास है और कमा कर घर को चलाता है। और कच्चा शराब वही पीता है जो गरीब परिवार के लोग होते हैं। तो एक कि कमाने वाला है, मजदूर है, मजबूर है, और परिवार का वही आधार है। वो चाहे जिसकी भी गलती रही हो, लेकिन मैं सरकार के से कहूंगा, सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसे है। अतः वो जितने भी लोग आज हमारे बीच नहीं है अथवा किसी के आंख खराब हो गए हैं, उन सभी लोगों को सरकार उचित मुआवजा त्वरित दे और दोषियों से इसकी वसूली करे।
जो इसके लिए दोषी लोग हैं उसकी वसूली करे, निश्चित रूप से विराम लगेगा। और रही बात कि थोड़ा चौकसी भी बढ़ा दिया जाए, जब चूंकि प्रशासन के कंट्रोल करने की बड़ी थाना ही है, पुलिस ही है, तो इनको भी थोड़ा सा लगाम कसने की आवश्यकता है। रही बात कि केवल एक माथे पर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता, इसमें छुपे हुए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको पकड़ने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम आपके बीच थोड़ा सा गुफ्तगू करने के लिए कि कौन कौन से मित्र हमारे यहाँ बने हुए हैं, उनसे थोड़ी सी चर्चा की जाए, कुछ बातचीत की जाए। तो आते हैं आपके बीच प्रेम यादव जी हमारे बीच बने हुए हैं, तो आपको नमस्कार। और दूसरा कि वीडियो में यहाँ डिवाइस कह रहा है घुमाइए, चलिए ऐसे ही डिवाइस से मैं अपने तरफ डिवाइस लेने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आ चुका है, कैमरे पर मेरी उंगलियां पहुंच चुकी थी, इसलिए शायद फोटो नहीं आ रहा था। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे आपस में और देखेंगे कि क्या क्या आपके विचार है। प्रेम यादव जी है, नमस्कार। ठीक इसी ढंग से आकाश कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आप बने हुए हैं। आप लोग कुछ अपना विचार दीजिए। प्रेम यादव जी, संदीप श्रीवास्तव जी, आपको कुछ विचार हो तो दे सकते हैं। शैलजा जी, आपको गुड इवनिंग। ठीक इसी ढंग से शशि कुमार जी, नमस्कार। धीरज कुमार जी, आपको भी नमस्कार। धीरज जी हाथ जोड़े हुए हैं, आपको भी आशीर्वाद है और गुड इवनिंग सर, तो आपको भी गुड इवनिंग। और शशि कुमार जी आशीर्वाद है, शुभ संध्या गुरु जी। धीरज जी शुभ संध्या। विशाल कुमार जी देख रहे हैं, तो आपको भी विशाल जी आशीर्वाद है। रोहित सिंह जी देख रहे हैं, बहुत सारा हाथ के चित्र भेजे हैं, तो रोहित जी आपको भी नमस्कार। रजनीश भास्कर जी आशीर्वाद है। और बसंत कुमार जी आपको नमस्कार। इंद्रजीत कुमार जी बहुत अच्छे मेरे छात्र हैं। वीरेश कुमार जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाई अच्छा कीजिए। गुड इवनिंग बसंत कुमार सिंह जी, नमस्कार। पूजा कुमारी देख रहे, पूजा जी आशीर्वाद है आपको। संदेश कुमार जी आपको भी आशीर्वाद है। अभिनव मिश्रा जी आशीर्वाद है। अनिल जी देख रहे हैं, नमस्कार। कुमार शशिकांत जी देख रहे हैं, सर शशिकांत जी वकील साहब नमस्कार। निरंजन कुमार ओझा जी देख रहे हैं, सर नमस्कार। कुमार शशिकांत जी नमस्कार। नवीन कुमार देख रहे हैं, नवीन जी नमस्कार, आशीर्वाद है। अभिनय मिश्रा जी, रवि रंजन जी, मुकेश सिंह जी और माँ प्रीतम कुमार शर्मा जी, आपको भी आशीर्वाद है। मुन्ना दुबे जी नमस्कार। पंकज जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अक्षय गिरी जी नमस्कार। उज्जवल सिंह जी आपको भी नमस्कार। रंजीत कुमार जी आपको आशीर्वाद। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से जहांगीर अंसारी जी, आप तो जान ही रहे हैं कि इस्लाम में भी मदिरा को प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी जो है मानव की ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग धर्म को उतना बढ़िया से कहाँ मानता है, स्वार्थ के अनुसार धर्म को भी हम परिभाषित कर देते हैं। महाकाल ऋषभ जी आशीर्वाद है। युवा सम्राट बबलू चौधरी जी, मुकेश टाइगर जी, वाह वाह, गुड इवनिंग। आगे हैं विपुल तिवारी जी, आपको नमस्कार है। महावीर कुमार अनविजय जी नमस्कार। गुड नाइट सर, इतना जल्दी महावीर कुमार आए जी, अभी 2-4 मिनट रुकेंगे। अंकेश यदुवंशी जी आशीर्वाद है। विपुल तिवारी जी आपको भी आशीर्वाद है। विकास कुमार उपाध्याय जी सर नमस्कार। सर फुल HD में, अच्छा ओ विकास कुमार, चलिए। अमित कुमार तिवारी नमस्कार। कविता सिंह जी आपको भी नमस्कार। और पिंटू कुमार शाह जी, शैलेंद्र कुमार जी, फिर पिंटू कुमार जी, आप अच्छा वहाँ मिर्जापुर से पिंटू जी, बहुत बढ़िया। मोहित चौरसिया जी आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद। अंकित रुद्र प्रताप जी, जय हिंद सर। अनितेश सिंह जी नमस्कार। मंजीत कुमार जी नमस्कार। मनु यादव देख रहे हैं जी, मनु जी बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। विकास कुमार जी, अभिषेक कुमार, अनिरुद्ध कुमार जी नमस्कार। पिंटू यादव जी आशीर्वाद है। पिंटू यादव जी आप दिल भी भेजे हैं बहुत सारा, हाथ भी जोड़े हैं, भगवान आपको बहुत तरक्की करे। पंकज कुमार गुप्ता जी नमस्कार है। आकाश कुमार जी, मिथिलेश सर नमस्कार, कैसे हैं सर? अभी भी लाइव बने हुए हैं आप।
मुझे उम्मीद है कि सर मेरे विचार को आप लोग सुने होंगे। मेरा मेन था गरीबों को मुआवजा मिले, न्यायपालिका जल्दी बेल न दे और साथ ही साथ राजनेता फोन न करे, शराब पर प्रतिबंध रह जाएगा। नीतीश जी के लिए लेसन है कि शराब बेचने को अनुमति दे, सिस्टमेटिक शराब अनुमति दे। तो मुकेश टाइगर जी आशीर्वाद है, विकास जी आशीर्वाद है, पिंटू यादव जी, श्री चरण जी भी देख रहे हैं। जय हिंद सर। देखिए आप लोग कितने परेशान हैं और सब लोग पुलिस को सर कह रहा है। मैं जानता हूं सर आप लोग कितने कठिनाई से मेहनत करके बहुत दुख से और इस पद पर पहुंचे हैं। आप एक शराबी को पकड़ते हैं और नेता तब तक दन से फोन करता है छोड़ दो, कम शराब लीक हो, नेता तुमको फंसवा देंगे, तुमको महिला एक्ट में तो पता नहीं दुराचार में, भ्रष्टाचार में, एसपी साहब तक को धमकी लोग दे डालता है सर। और उधर न्यायपालिका में जाइए तो वहां अलग है, घूस वूस हर आदमी को देना पड़ता है तब केस दर्ज होगा, जेल में भेजने से लेकर गाड़ी के खर्च तक। सर हम जानते हैं कि बहुत परेशान है दरोगा लोग, पुलिस लोग, और सब लोग उसी को सस्पेंशन की, बस मीडिया जो बोल दी सर वही चीज है। लोगों के पास दिमाग नहीं अंदर से कि यहाँ दोषी कौन है। दोषी एकदम कन्फर्म है कि बेल नहीं दिया जाए। कोर्ट जैसे भी ग्रेजुएट लड़के हैं वो ले जा रहे हैं या इंटर के लड़के हैं ले जा रहे हैं, उनको दर्ज करें मुकदमा को, एक अच्छे अधिवक्ता रखकर जैसे मुकदमा बन सके, थाना पर दबाव ज्यादा न पड़े। ये परेशान है कितने मुकदमा को देखें सर। और दूसरा कि इस केस में जो जा रहा है उससे जो भी केस पकड़ कर ले जा रहा है उसको डिफेंस दिया जाए, अन्यथा दरोगा लोग ही मारे जा रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है सर। उनका परिवार बिलप रहा है, मर रहा है, ड्यूटी तो सब कर रहे हैं लेकिन कौन शहीद हो रहा है बताइए तो। बैंकर भी वेतन ले रहे हैं, मास्टर भी वेतन ले रहे हैं, प्रोफेसर भी वेतन ले रहे हैं, कौन सरकार के खजाने से पैसा नहीं ले रहा है। एक पुलिस पर ही ठिकरा फोड़ कर ये अच्छी काम नहीं है सर। मुझे बहुत दुख होता है। और सर आगे देख रहे कुंदन कुमार जी आशीर्वाद है, पिंटू जी, मिथिलेश जी लिखे हैं गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। आओ चलिए सर बहुत अच्छा। आनंद जी भी देख रहे हैं, अच्छी बात है। कुंदन जी आशीर्वाद है आपको। राजेश कुमार जी जय हिंद सर, दरोगा जी भी देख रहे हैं। और सर आपके मेहनत को हम लोग जानते हैं, दिघवाड़ा से दौड़ कर सर आते थे आप, तबीयत खराबी में भी आपने 2-2 बार फिजिकल निकाला, कितना मेहनत किया, कितनी लंबी प्रतीक्षा के बाद सर आप लोग सेवा में गए। लेकिन जितना नेता है ये सब ठिकरा फोड़ रहा है आप लोगों पर, मीडिया भी फोड़ रही है। केवल प्रशासन बताइए न, पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है सर। हर काम में आप लोगों को खोजा जा रहा है। आगे शिवाजी आशीर्वाद है, राजेश जय हो सर आपका भी जय हो, जल्दी इंस्पेक्टर बनिए सर, बहुत याद आते हैं आप लोग, अच्छा लगता है। और विकास जी आपको भी आशीर्वाद है, गुड इवनिंग सर, श्री चरण जी कह रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना सर, जल्दी इंस्पेक्टर बनिए। मन खुश हो जाता है सर आप लोगों को देखकर। और आपकी तपस्या को कौन याद करता है सर। गोली चलती है तो पुलिस खड़ा होता है। कितने वेतन है सर, 40,000 वेतन का दे दिए, उनके परिवार से उजारने के लिए आपने एकदम तैयार करके रखा है। और वहां देखिए प्रोफेसर कर पढ़ा रहा है कि नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है, बैंकर भगा देता है, ड्यूटी नहीं लेता है, तनी मनी पैसा हर विभाग में जाइए लोग, केवल पुलिस पुलिस। सर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये। आनंद जी आशीर्वाद है, अमित जी आपको भी, सिद्धू पांडे जी आशीर्वाद है, राजेश जी बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, अमित जी आशीर्वाद है, विकास जी क्या लिखे 45 लग रहा है, ओ चलिए सर लेकिन ये है, मैंने एक अपराधी को पकड़ के ले जाइए थाना में, कोर्ट में, तो लग रहा है कि कोई अपराधी ही आ गया है, शराब वाला अपराधी नहीं है, पकड़ के ले जाने वाला अपराधी है। ये स्थिति है कोर्ट कचहरी के सर। और इतना डांटा जा रहा है कि आज पब्लिक मजा ले रही है कि दरोगा जी डटा रहे हैं, बताइए ना। अब दरोगा जी अगरबत्ती दिखाएंगे अपराधी को, थोड़ा 2-4 डंडा देते हैं, लोगों को जलन हो जाती है दरोगा जी लोगों से। दीपक राय जो है आशीर्वाद है, रोहित कुमार सिंह जी आशीर्वाद है, रोहित जी कह रहे हैं चरण स्पर्श सर। और ये खुशी का आंसू है कि चलिए सर आप लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग। पवन कुमार जी, योग कुमार जी आपको भी आशीर्वाद है, गुड इवनिंग। अनिल सिंह जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आप लोग इतने लोग बने हुए हैं सर, और मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा शेयर किया जाए और मीडिया के लोग समझे
बेवजह डीएसपी को सस्पेंड करो तो दरोगा को सस्पेंड करो, तो चौकीदार दोषी है सूचना। अरे चौकीदार नहीं अगर कहेगा, जे थाना आ रही है चाहे जे भी चौकीदार को लोग जीने देगा? एक चौकीदार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। चौकीदार इतना बड़ा जो है तेल टैंकर में भर भर कर शराब ला रहा है, नेपाल से उसका पकड़ है। चौकीदार जो है सब कितना कर सकता है? इसलिए ये सब चीज कहने मात्र का है। हाँ, अगर दोषी है तो थोड़ा बहुत उसको जो है सजा दी जाए, लेकिन मेन दोष कहाँ है वहां जाना चाहिए। और इसे छोटे छोटे गरीब बस्ती के जो दारू शराब बेचने वाले हैं उनको इतने बड़े केस में दोषी नहीं माना जाए। बस यही मेरा निवेदन है कि उन लोगों को या उनको भयमुक्त करके पूछा जाए कि आखिर उन तक शराब कौन लाया। वो निश्चित ही भयमुक्त अगर प्रशासन कर देती है, सुरक्षा देती है, तो बड़े बड़े जो घाघ बैठे हुए हैं, जो टैंकर लाकर कटवा रहे हैं, उनको बता देगी। हम लोग ऐसे बहुत लोगों से डरते हैं सर, क्योंकि उनके जो चेंगरे हैं वो एनी टाइम घूमते रहते, कहते हैं जो विरोध करेगा उसको टपका देंगे हम लोग। आए दिन जो है ऐसी स्थितियां देखने में मिलती है, लेकिन फिर भी कितना डरे सर, कब कितने दिन तक जीना है हम लोगों को कि झूठ-मूठ के उन लोगों से डरते चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बने रहे और थोड़ा उन मीडिया के चैनल पर शेयर कीजिए जो मीडिया जो है मनचाहा नीतीश जी को बोल रही है, थाना को बोल रही है, एसपी को बोल रही है, पुलिस को बोल रही है, राजनेता को, शराब माफिया को, और फिर जो हमारी न्याय व्यवस्था की जो थोड़ी सी त्रुटि है उस पर मीडिया का कहीं कोई फोकस नहीं है। तो प्लीज मीडिया बहुत मजबूत है और उन लोगों से भी निवेदन है कि वो एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करे। ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, और इस पर जो है आपके मेरा आत्मा बहुत दुखी है और संवेदना है। भले उस शराब ही पीकर क्यों न मरे हो गलत करके, लेकिन उनके परिवार के प्रति बहुत ज्यादा संवेदना है, बहुत दुखी हूं मैं। और उन लोगों को नहीं मरना चाहिए, उन लोगों के परिवार को सरकार जल्दी से जल्दी मुआवजा दे। सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, अगर है तो लोन लेकर भी दे, क्योंकि उनका घर उजड़ गया है। चलिए आप लोग बने रहे। रजनीकांत फौजी जी, आपको आशीर्वाद है, आप मेरे भतीजे हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।